दिल्ली की राजनीति में इस समय उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ दिल्ली एमसीडी अपने 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार से मांग रही है, वहीं दूसरे तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान न्यू फार्म लॉज का विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का समर्थन है। आज इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट मिस्टर आदेश गुप्ता। आदेश जी, मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है, ये जो 13,000 करोड़ का मुद्दा है, ये है क्या? देखिए, दिल्ली नगर निगम, जो दिल्ली के तीनों निगम हैं, वो दिल्ली के अंदर नागरिक सुविधाएं देने का काम करते हैं जी। प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके बच्चे 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। प्रतिदिन 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा सफाई कर्मियों के द्वारा उठाया जाता है। दिल्ली निगम के अस्पतालों के अंदर 50,000 लोग इलाज कराने के लिए आते हैं प्रतिदिन, और ये सारी व्यवस्थाएं निगम करता है। और निगम को दिल्ली सरकार के द्वारा जो फंड दिया जाता है, उनके निगम कर्मियों को सैलरी भी देना है, और जो रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन भी देनी है। बिल्कुल। और पिछले 6 वर्षों में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगातार दिल्ली नगर निगम के फंड में कटौती की है, जिसके कारण से उन्होंने 3rd DFC हो, 4th फाइनेंस कमीशन हो, 5th फाइनेंस कमीशन, इसका पैसा भी रोका है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने प्लान हेड का पैसा भी रोक के नगर निगम को काम नहीं करने देना, इस तरह की राजनीतिक देश भावना से काम कर रहे हैं। और इससे दिल्ली निगम के द्वारा करने वाली नागरिक सेवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और इसी कारण से आज जो हमारे मेयर और निगम पार्षद मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे हैं, वो अपनी तनख्वाह के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपने भत्तों के लिए नहीं बैठे हैं, वो वहाँ पर दिल्ली के नागरिक सुविधाएं अच्छी हों, दिल्ली के सफाई कर्मियों को सैलरी मिल जाए इस समय पे, इसके लिए वहाँ बैठे हैं। दिल्ली बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसको 3 पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज सिंपथाइज कर रही हैं इस प्रोटेस्ट से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लॉ आपने पास किया है, लेकिन अब इतना ऑपोजिशन हो रहा है उसका, दिल्ली चलो आंदोलन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो आज़ादी के 74 साल के बाद भी किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक किसानों के लिए कोई परमानेंट सलूशन की बात नहीं की। स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा था कि किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। किसानों की इनकम डबल हो, उनकी फसल का 1.5 गुना उनको दाम मिले, इस तरह के तमाम सुझाव उन्होंने दिए। और कांग्रेस के समय वो सुझाव दिए उन्होंने, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किए। आज प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बनाया, किसान सम्मान निधि जो 95,000 करोड़ रुपया देश के 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में दिया गया, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और ये सब करने के बाद भी किसानों के पोजीशन में अधिक सुधार हो, उनकी परमानेंट सलूशन निकले, इसलिए 3 बिल लाए गए। और इन 3 बिलों के माध्यम से किसान अपनी फसल को अच्छे से अच्छे दामों में मंडी समेत किसी भी अन्य जगह बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी तरह से वो अपनी जगह को, अपने खेत को एग्रीमेंट कराकर भी अच्छे पैसे वैल्यू एडिशन करके वो फसल को बेच सकता है। इससे किसानों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा सुधार होगा, किसान की दशा और दिशा भी सुधरेगी। आज देश के अधिकांश किसान इन बिलों से खुश हैं। मैं दिल्ली में भी गया था, वहाँ भी पूरी तरह किसान इन बिलों से संतुष्ट हैं। मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे ये है कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये बिल बहुत अच्छा है, इससे किसानों की झोली भर जाएगी। दूसरी तरफ कई बार मीटिंग्स भी हो रही हैं, किसान मान भी नहीं रहे हैं। तो अगर उनके लिए ये बिल इतना अच्छा है, तो क्या गवर्नमेंट कम्युनिकेट उनसे नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, या वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनकी चीज़ कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है? देखिए, किसानों की जो जो डिमांड्स हैं और जो जो वो संशोधन कराना चाहते हैं, भारत सरकार के मंत्री
पिछली बार 6 राउंड कर वार्ता हो चुकी है और हर बार जो जो किसानों की डिमांड्स हैं उनके बारे में बड़ी सकारात्मक तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा है और कुछ मांगे जो ऐसा लगता है कि जिसमें सुधार की ज़रूरत है उसमें से उन्होंने कुछ बात कही भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग आज इन किसान बिलों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होगी, तो हम उनको जानकारी देने का, उनको अवेयर करने का भी काम कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम किसानों को ये बता रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कि इन बिलों से किसानों को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग आज किसान संगठन आए, हो सकता है कि उसमें किसानों के नाम पर कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हों और उसमें वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं अगर दिल्ली के बॉर्डर इलाके की बात करूँ, आज दिल्ली का एक भी किसान उनके साथ नहीं है, ना उनके प्रदर्शन में जाते हैं, ना वो समर्थन कर रहे हैं। मैं भी कई गांव में गया, वो सारे किसान आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों से खुश है। वो आप कह रहे हैं कि किसान बहुत खुश हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा शाहीन बाग वाला इंसिडेंट, बहुत वहाँ प्रोटेस्ट चला लेडीज़ द्वारा और आखिर में कोविड आया और वो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ गया। तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कैसे ख़त्म होगा? क्या सरकार किसानों की बात मान जाएगी या किसान सरकार की बात मान जाएंगे या कोई मिडिल वे निकलेगा? देखिए, कोई भी जब इस तरह का आंदोलन होता है तो उसमें सरकार पूरी तरह से किसानों के वेलफेयर के लिए ये बिल लाए हैं। अगर किसान कोई उसमें अपना संशोधन चाहते हैं तो सरकार, जैसे एमएसपी की बात है या एसडीएम से कोर्ट की बात है, और भी कुछ उसमें एक उनकी शंका ये भी है कि कृषि मंडी टैक्स लेते हैं और कोई जो प्राइवेट आदमी खरीदेगा तो उसको टैक्स नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह पैन कार्ड द्वारा खरीदी की बात है, कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड से खरीदी कर सकता है। तो बहुत सारी उनकी आशंकाएं हैं और उन आशंकाओं का निर्मूल साबित करना, उन आशंकाओं को निवारण करना ये सरकार का काम है। और मुझे लगता है कि प्रधान मोदी जी के मंत्रिमंडल में पूरी तरह से किसानों के लिए सकारात्मक सोच के साथ ये वार्ता चल रही है और वो सफल होगी। किसान भी अपना आंदोलन समाप्त करेंगे और ये बिल भी किसानों के हितकर साबित होंगे। अब किसानों से हटके जरा दिल्ली की पॉलिटिक्स पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ ये कहते हैं कि वो किसानों को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। दूसरे दिन 2 दिन बाद एक वीडियो आता है जहां दिल्ली पुलिस दिखाती है कि वो एक मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? देखिए, ये तो वीडियो गवाह है कि वो एक तरफ हाउस अरेस्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ शादी में जा रहे हैं, होटल में घुस रहे हैं, एंट्री करने, वीडियो है उनकी जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ हाउस अरेस्ट का उन्होंने ड्रामा क्यों रचा? असलियत नहीं है, असलियत वो बता नहीं रहे। असलियत ये है कि वो किसानों के पास गए थे और ये कहने के लिए कि हम आपका कल का जो बंद है दिल्ली पूरा समर्थन कर रहा है। लेकिन उनकी बात दिल्ली के किसी व्यापारी ने, किसी दुकानदार ने सुनी नहीं, ना उनको फॉलो किया और दिल्ली में भारत बंद पूरी तरह असफल हो गया, फेल हो गया। तो उन्हें ग्लानि हो रही थी, मुंह छुपाने के लिए वो घर के अंदर बैठे हुए थे और हाउस अरेस्ट का ड्रामा कर रहे थे। हाउस अरेस्ट का ड्रामा कर रहे थे, उस दिन रात को भी गए, फिर अगले दिन सुबह भी गए हैं। तो ये झूठ पहले भी कुछ बोलते ही रहते हैं, वो ये थोड़ा आदत हो गई उनकी। मेरा एक और सवाल है, एक न्यूज़ आई रिसेंटली कि मनीष सिसोदिया जी के यहाँ अटैक हुआ, उसके लिए भी आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा कि बीजेपी के गूंड्स ने अटैक किया। तो इसको आप, इस जो इनका टेक है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस समय मनीष सिसोदिया जी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मेयर्स को मारने की धमकी दी थी और वो वीडियो हमारे पास आया है। उस वीडियो को मनीष सिसोदिया ने खुद ट्विटर पे डाला था कि जिस समय हाउस अरेस्ट का वो ड्रामा कर रहे थे। लेकिन जब ये बात सामने आई तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट से। और उसके बाद हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इनके घर पे प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कोई अंदर नहीं घुसा था। और उन्होंने एक जो वीडियो, झूठा वीडियो जो जुलाई 2020 का वीडियो उन्होंने उसमें डाला हुआ है। मेरे लास्ट के 2 सवाल हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, नींव रखी है, जो कि बन के तैयार होगा। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने और अपोजिशन पार्टीज़ ने ये कहा है कि एक तरफ किसान इतने परेशान हैं, दूसरी तरफ यहाँ नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की नींव रखी गई है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आज़ादी से पहले का जो भारत था, उसने संसद उसकी गवाह रही है भारत के विकास यात्रा की, और ये जो संसद भवन बनेगा ये देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान का गवाह होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को संदेश भी दिया है, और मुझे ऐसा लगता भी एक देश के नागरिक के नाते ये नई संसद भारत की नई आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। और जब देश के विकास की और देश से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो देश सबसे पहले है, उससे बड़ा कोई नहीं है। बहुत सारे देश में काम होते रहते हैं, आंदोलन भी होते हैं, लोकतांत्रिक देश है, उससे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। जब देश में एक ऐतिहासिक अवसर बनने वाला हो कि देश के इतिहास के अंदर 1927 में संसद बनी थी और अब 2020 में दोबारा से एक नई संसद हो रही है, बन रही है, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, ये भारत के द्वारा बनाई जा रही है। तो ये अपने लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है और आगे भारत एक विश्व की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। मेरा आपसे लास्ट सवाल, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा आपसे। नेशनल इशू है, लेकिन बीजेपी हर जगह है आजकल, सारे स्टेट्स में है मैक्सिमम। आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ये बात मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी पूछी थी जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था कि ज़रूरी क्या है इस समय। अगर इमीडिएट देखा जाए तो क्या ज़रूरी है? यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी को बढ़ाना, या फिर मंदिर, मस्जिद और ये सांसद भवन बनवाना? ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीज़ों से यूथ को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विकास, और जब विकास होगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जीडीपी भी बढ़ता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है और वो विकास के नए आयामों को भी छू रहा है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने मुझसे बात की लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू।